हाँ, तो देखिए आज आप लोगों का जितना भी हमने यूनिट फर्स्ट के जितने टॉपिक पढ़े थे उसका एक टेस्ट हमने ले लिया है। अब जितना हमारे पास टाइम है उसमें हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट का ही बचा है पंचायती राज। पंचायती राज और नगर पालिका, यहाँ हम अभी स्टार्ट करेंगे आज पंचायती राज। पीपीटी में आपकी इसको नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी मंडे में, तब इसकी पूरी पंचायती राज की इस पे भी शेयर करूंगी और आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। तो देखिए सबसे पहले हम पंचायती राज की बात करते हैं कि पंचायती राज होता क्या है, किसे कहते हैं पंचायती राज, कंसेप्ट कहाँ से आया। डेमोक्रेटिक जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी लोकतंत्रात्मक राज्य हैं, देश हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि केस क्या किया जाए कि हर एक निर्णय में, एवरी जजमेंट में पब्लिक को इंक्लूड किया जाए, पब्लिक की राय जानी जाए, पब्लिक की ओपिनियन जानी जाए। जितने भी पॉलिसी, जितने भी लॉ, जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ लॉ बनाने के लिए जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं, विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं। विधायिका के अलावा जहां जहां लॉ बनाने का पावर डेलिकेटेड किया गया है तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा भी लॉ बनाए जाते हैं। अब लॉ तो बना दिए, पॉलिसी बना दी, लेकिन लॉ पॉलिसी का जिसके लिए बनाई जा रही उनको तो बेनिफिट मिले, वो लॉ वो पॉलिसी का उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके सोशल इंटरेस्ट के लिए तो वो कानून बने, तो क्या वास्तव में बनाए गए कानून को बेनिफिट दे रहे हैं? क्या किया जाए ऐसे, और उन कानूनों में क्या सुधार किया जाए, या ऐसे नए कानून और कौन से बनाए जाए जिनकी उनको आवश्यकता है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमेशा ये रहता है कि प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक निर्णय में जो बनाया जा रहा लॉ, उसमें पब्लिक की का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनकी सहभागिता होनी चाहिए। तो कैसे किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो गांव में रहता है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी जनता, जिसकी पब्लिक गांव में निवास करती है। केंद्र में बैठकर, यानी दिल्ली में बैठकर, दिल्ली में बैठकर केंद्र सरकार गांव में क्या समस्या है उससे उसको लेकर निर्णय नहीं ले सकती है, या उसको लेकर कानून नहीं बना सकती है। ये कानून, वो प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व की जाएगी कि गांव उस स्तर पर जाकर सॉल्व की जाएगी, यानी ग्रामीण स्तर में पहुंचकर या ग्रामीण स्तर पर बैठकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो कैसे ग्रामीण स्तर के व्यक्ति का, कैसे विलेज के लेवल के पर्सन को हम रिप्रेजेंटेड करें कि हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्या करें कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि ये निश्चित है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्या प्रॉब्लम क्लियर कर रहे हैं, इसके लिए वहां का रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी होता है। आज आपकी क्लास है, आपकी क्लास में क्या प्रॉब्लम आ रही है प्रैक्टिकली, हम उसको सॉल्व अच्छे से तब कर पाएंगे जब आपके क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव आप ही के स्टूडेंट में से हमारे पास आए और उसकी हम ओपिनियन जाने, उसकी थॉट को हम लें और वो हमें बताए कि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम जा रही है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग रूल्स बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। तो किसी भी स्तर पर जब कोई निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन किसी ग्रुप के लिए निर्णय लिए जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि उस लेवल के पर्सन को का वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है, कि वहां से वो व्यक्ति आए और क्या करे, अपनी बात को रखे, अपने थॉट को रखे। अब यही बात यदि हम करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ग्राम पंचायत पंचायत को लेकर, तो देखिए हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था कोई नई नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही है। पंचायती राज के लिए यदि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में, जैसे कि जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है,
जो कि आप पढ़ चुके हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया है, ये बताया गया है कि प्रत्येक स्टेट में और प्रत्येक स्टेट में जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल और ग्रामीण विलेज स्तर, विलेज लेवल पर जाकर पंचायतों की स्थापना की जाएगी, ताकि जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं जो उस गांव से ग्रामीण स्तर से रिलेटेड होते हैं उनको वही सॉल्व किया जाए। जो गांव की जो भी प्रॉब्लम रहती है उस प्रॉब्लम को वही सॉल्व कर दिया जाए। तो ये गांव की प्रॉब्लम को या जिस लेवल की प्रॉब्लम उसको वही सॉल्व कर दिया जाए, इसके लिए पंचायती राज की व्यवस्था या उसका कंसेप्ट सामने आया है। गांधी जी का ये कंसेप्ट था कि पंचायती राज होना चाहिए, व्यक्ति जिस स्तर पर जहां पर रह रहा है वहीं पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए। यदि मान लीजिए गांव में सड़कें नहीं है, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, या गांव में अदर फैसिलिटीज जो हमें डेली रूटीन के लिए चाहिए वो नहीं है, और वहां चूंकि पंचायत नहीं है तो उन्हें तहसील स्तर पर आना या फिर उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाना प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो चूंकि इस चीज को दूर किया जाए तो इसके लिए पंचायत राज की का कंसेप्ट रखा गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। पंचायती राज व्यवस्था में ही जिला परिषद आता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आता है और तहसील स्तर पर तालुका आता है। यानी कि आपने सुना होगा ग्राम पंचायत होती है, इसके बाद जनपद पंचायत होती है, उसके बाद जिला पंचायत आती है। तो ये जो तीनों स्टेप है इसकी, वो तीनों स्टेप हमें पंचायती राज के अंतर्गत पढ़ना है। आर्टिकल 14 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि पहले से ही पंचायती राज को लेकर प्रावधान दिए गए थे, लेकिन चूंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था और आप जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एप्लीकेबल करवाना पब्लिक के हाथ में नहीं होता है, वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, उन्हें स्टेट एप्लीकेबल करेगा। स्टेट तब एप्लीकेबल करेगा जब स्टेट के पास वो संसाधन होंगे, यानी कुल मिलाकर वो टोटली स्टेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। पंचायती आर्टिकल 40 को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल किया जाए, इसके लिए समय समय पर अलग अलग प्रकार की कमेटी बनेंगी। कैसे बनाए, क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए? तो 1956-57 में बलवंत राय मेहता की एक कमेटी बनी थी, सबसे पहले कमेटी यही बनी थी। 77-78 में अशोक मेहता कमेटी को बनाया गया था। इसके बाद GV राव कमेटी बनी थी 85 में और 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी बनाई गई थी। इन सब कमेटी ने अपने सजेशन दिए थे और उन उनके द्वारा समय समय पर जो सजेशन दिए गए थे उन सजेशन के आधार पर ही अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और अमेंडमेंट 73 अमेंडमेंट हुआ। 73 अमेंडमेंट पंचायती राज को लेकर है और 74 अमेंडमेंट नगर पालिका नगर निगम को लेकर है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पंचायती राज। तो 73 अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान में 73वां संशोधन हुआ। 73 अमेंडमेंट जब किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? पार्ट 9A, एक अलग से नया पार्ट जोड़ा गया। तो पार्ट 9 जोड़ा गया, सॉरी। और इसके बाद 74 अमेंडमेंट हुआ और 74 अमेंडमेंट के द्वारा नगर पालिका और नगर निगम को लेकर अमेंडमेंट किए। देखिए अब 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत एक नया संवैधानिक मान्यता पंचायती राज को मिली, एक नया एक्ट पारित कर दिया गया जिसमें पूरे में ये बताया गया कि किस प्रकार से आपको पंचायती राज होगा, कैसे इलेक्शन होंगे, पंचायत को क्या क्या राइट होंगे, क्या क्या ड्यूटीज होगी, कैसे ग्राम सभा होगी, ग्राम न्यायालय होगा, ये सारी बातें काय में बता दी गई, पंचायती राज में बता दी।
तो क्या सबसे पहले 1992 में ही पंचायती राज बना, इसके पहले नहीं था? तो ऐसा नहीं है। 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले जो पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना की गई थी वो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव था। राजस्थान का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है नागौर। नागौर में एक ग्रामीण एरिया, एक विलेज, एक गांव है बगदरी। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में कर दी गई थी। तो ये लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ था वो अमेंडमेंट के बाद जो व्यवस्थाएं की गई थी, तो अमेंडमेंट के बाद की व्यवस्थाएं अलग, जो नया अमेंडमेंट हुआ था वो नए अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज को नए अमेंडमेंट के थ्रू स्थापित किया गया। अब लगभग सारे ही स्टेट में पंचायती राज जो एक्ट है, जो अमेंडमेंट है, इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है और सभी जगह पंचायती राज की व्यवस्था हो गई है। अलग अलग स्टेट में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि हम बिहार की, पंजाब की, राजस्थान की और महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है पंचायती राज को। आंध्र प्रदेश में मंडल पंचायत के नाम से बोलते हैं। तमिलनाडु में पंचायत यूनियन बोलते हैं, ये पंचायत यूनियन। पश्चिम बंगाल में आंचलिक परिषद बोलते हैं। असम में आंचलिक पंचायत कहा जाता है। मध्य प्रदेश की यदि हम अपने स्टेट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ आप जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं, यहाँ पर इसको जनपद पंचायत बोला जाता है। इसी प्रकार से कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में तालुका विकास बोर्ड के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्षेत्र समिति के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अंचल समिति के नाम से जानते हैं। यानी कि अलग अलग स्टेट में पंचायत समिति के अलग अलग नाम दे दिए गए। तो पंचायती राज जो नया पंचायती एक्ट हुआ है वो 73 अमेंडमेंट हमारे क्वेश्चन में किया गया है और 73 अमेंडमेंट के द्वारा नया पंचायती एक्ट आया है। और अब जो पंचायती राज होता है वो उसके तहत होता है जिसमें हमें ये देखना है कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का गठन कैसे होता है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत यानी पंचायतों की संरचना कैसे होती है। उसी प्रकार से हमें इसमें देखना है कि रिजर्वेशन सीट्स इन द पंचायत, पंचायत में आरक्षण कैसे किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, पंचायतों का कार्यकाल क्या होता है, इस प्रकार से होता है। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, जो पंचायत के सदस्य हैं उनकी योग्यता और अयोग्यता, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या होते हैं। उसी प्रकार से पावर्स क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है पंचायत की, फाइनेंशियल कमीशन क्या होता है पंचायत का, और ऑडिट कैसे किया जाता है वहाँ के अकाउंट का, इलेक्शन कैसे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पंचायत के अंतर्गत देखेंगे। तो ये हम लोग का चूंकि टाइम यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहा है, तो नेक्स्ट जब मेरा लेक्चर होगा तो उसमें मैं आपको पीपीटी भी बताऊंगी इसकी और हम लोग इसको पूरी तरह से स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ हमने एक पंचायत का इंट्रोडक्शन देखा कि पंचायती राज कैसे होता है, कहाँ की स्टार्टिंग हुई थी, आर्टिकल 14 से हुई थी क्योंकि हमारे प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने इसका देखा है। सिस्टमैटिक हम इसको, अब हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे में होगी तो मंडे से हम इसको पंचायती राज को देखेंगे। तो पंचायती राज देखना है, नगर पालिका नगर निगम का देखना है, इसके बाद हम सेकेंड यूनिट पर आ जाएंगे। यूनिट फर्स्ट में सिर्फ हमारा